हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हों। इन्फोर्सिबल बाय लॉ मीन्स अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने से डिनाई कर देती है तो उस कंडीशन में जो दूसरी पार्टी है वो उसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकती है। तो जैसा कि कोई अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाता है जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ आखिर कब होता है। तो कोई भी अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ तब होता है जब उसमें सेक्शन 10 में दी गई इसेंशियल कंडीशंस प्लस उसमें होती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जब वो इन इसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल करता है तब एक अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। और जैसे ही एक अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो वो बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्कस करते हैं एक करके इन सभी इसेंशियल कंडीशंस को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ई में कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, यानी कि हर वो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है अग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये जो टर्म यूज हुई है प्रॉमिस, इसे समझने के लिए हमें पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझना होगा। तो ऑफर जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ए में कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा को बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, इस मकसद के साथ कि सामने वाला पर्सन अपनी असेंट दे, तो उसे कहा जाता है ऑफर या फिर प्रपोजल। और सामने वाला पर्सन जब अपनी असेंट दे देता है यानी कि उस प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है एक एक्सेप्टेड प्रपोजल। और जैसे ही कोई प्रपोजल यानी कि कोई ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस। यानी कि जब एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस। और ऐसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जिनमें होती है म्यूचुअल कंसिडरेशन वो बन जाते हैं अग्रीमेंट। कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी से कहा कि क्या तुम मेरी बाइक 50,000 में खरीदोगे, तो ये तो हुआ ऑफर। और पर्सन बी ने कहा कि हाँ वो उसकी बाइक को 50,000 में खरीदेगा, तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न दोनों को ही कुछ ना कुछ मिल रहा है, यानी कि पर्सन ए को मिल रहे हैं 50,000 रुपीज और पर्सन बी को मिल रही है बाइक। तो जैसा कि यहाँ पे ऐसा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है जिसमें है म्यूचुअल कंसिडरेशन, तो ये बन जाता है एक अग्रीमेंट। सो इन एन ऑफर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन ऑफ देम मेकिंग द ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टिंग इट। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कंसेंट क्या होती है। तो कंसेंट को बताया गया है सेक्शन 13 में कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री करते हैं तो उसे कहा जाता है कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए के पास 2 पेन हैं, ब्लैक एंड ब्लू। पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि क्या तुम मेरा ब्लैक पेन 5 रुपीज में खरीदोगे, और पर्सन बी हाँ कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारा ब्लैक पेन 5 रुपीज में खरीदूंगा। तो ये हुई कंसेंट, क्योंकि यहाँ पे सेम थिंग पे सेम सेंस में हाँ की गई है, जैसा कि दोनों ने ही 5 रुपीज में ब्लैक पेन के लिए ही बात की है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज की कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी होता है, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री तब मानी जाती है जब उसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो: कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो कोअर्शन, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 15 में कि अगर आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा कमिट करते हो या ऐसा कुछ कमिट करने की धमकी देते हो जो कि फॉरबिडन है आईपीसी में, इस इंटेंशन के साथ कि वो अपनी कंसेंट दे, तो इसे कहा जाता है कोअर्शन। कि किसी को डरा धमका के आप उसकी कंसेंट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गन पॉइंट पे किसी को बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, वो साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसकी कंसेंट कोअर्शन के थ्रू ली गई है, तो इसीलिए सेक्शन 19 कहता है कि अगर कोअर्शन के थ्रू किसी की कंसेंट ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन। कि जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी उस पार्टी के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर वो पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को अपने प्रभाव में लेके उसकी विल को डोमिनेट करना। कि जब 2 लोगों के बीच में कोई रिलेशन होता है और उनमें से कोई एक पर्सन अपनी पोजीशन का फायदा उठा के सामने वाले पर्सन की विल को डोमिनेट करता है अनफेयर एडवांटेज के लिए, तो उसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ये जो रिलेशन है ये रियल भी हो सकता है और फिड्यूशरी भी हो सकता है। फिड्यूशरी रिलेशन मीन्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। रियल रिलेशन जैसे कि फादर एंड सन, फिड्यूशरी रिलेशन जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट। तो अगर कोई एक पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी दूसरी पार्टी की कंसेंट लेती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। और सेक्शन 19A कहता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा।
नेक्स्ट है फ्रॉड, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 17 में। फ्रॉड होता है कि जब आपकी इंटेंशन ही ये होती है कि सामने वाले पर्सन को धोखा देना है, कि जब आप इंटेंशनली किसी के सामने ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो जिनके बारे में कि आपको पता है कि वो फैक्ट्स ट्रू नहीं है, स्टिल आप उन्हें ऐसे प्रेजेंट करते हो जैसे कि वो ट्रू है, या फिर आप ऐसे फैक्ट्स को जानबूझ के हाइड करते हो जो कि सामने वाली पार्टी के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर सामने वाली पार्टी को उन फैक्ट्स के बारे में पता होगा, उन फैक्ट्स की नॉलेज होगी, तो शायद वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे। तो अगर आप ऐसे फैक्ट्स को हाइड करते हैं, उन्हें कंसील करते हैं, तो उसे भी कहा जाता है फ्रॉड। या फिर आप किसी को प्रॉमिस करते हो इस इंटेंशन के साथ में कि आपको वो प्रॉमिस पूरा करना ही नहीं है, यानी कि उस प्रॉमिस को आपको परफॉर्म ही नहीं करना है, तो ये सब फ्रॉड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आप जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हें प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते हो, उन्हें हाइड करते हो, तो उस कंडीशन में उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ फ्रॉड। तो अगर फ्रॉड के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग वर्डेबल होगा। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में बताता है सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आपकी इंटेंशन नहीं होती सामने वाले पार्टी को डिसीव करने की, बल्कि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं या फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि फॉल्स है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो फॉल्स है, आपको लगता है कि वो ट्रू है और आप उसे एक ट्रू फैक्ट की तरह प्रेजेंट कर देते हैं। या फिर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी को अपनी बाइक सेल करता है, ये कहते हुए कि उसकी बाइक एकदम बढ़िया कंडीशन में है, क्योंकि ए को लगता है कि उसकी बाइक बढ़िया कंडीशन में है। लेकिन जब बी बाइक को खरीद लेता है, उसके बाद में उसे ये बात पता चलती है कि बाइक का जो इंजन है वो बढ़िया कंडीशन में नहीं है। तो क्या यहाँ पे एक ही इंटेंशन थी बी को धोखा देने की? नहीं, यहाँ पे एक ही इंटेंशन बी को धोखा देने की नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स थी। तो इसे कहा जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। सो इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड में यही डिफरेंस होता है कि फ्रॉड में इंटेंशन होती है सामने वाले पार्टी को डिसीव करने की, और मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाली पार्टी को डिसीव करने की इंटेंशन नहीं होती। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंसेंट ली गई है, तो उस कंडीशन में वो वर्डेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है। देन मिस्टेक, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 20, 21, 22 में। तो मिस्टेक को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसमें एक तो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं सेक्शन 20, 22 एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग बात करता है सेक्शन 21। कि जो मिस्टेक है वो मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है और वो मिस्टेक फैक्ट की भी हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर दोनों पार्टीज की तरफ से ही किसी फैक्ट की मिस्टेक हो रही है, यानी कि किसी फैक्ट को दोनों पार्टीज ने ही मिस कर दिया है, कि अगर दोनों पार्टीज ही किसी फैक्ट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन में है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाएगा बायलैटरल मिस्टेक। तो जब बायलैटरल मिस्टेक होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी को अपना हॉर्स सेल करने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जिस टाइम वो हॉर्स सेल करने के लिए हाँ करता है उस टाइम पे वो हॉर्स मर चुका होता है। लेकिन इस फैक्ट का दोनों ही पार्टीज को पता नहीं होता, दोनों ही पार्टीज इस फैक्ट के रिगार्डिंग अवेयर नहीं होती। तो जब वो हॉर्स ही नहीं बचा तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी फैक्ट की मिस्टेक करती है तो उसे कहा जाता है यूनिलेटरल मिस्टेक। तो जब यूनिलेटरल मिस्टेक होती है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होता है, यानी कि वैलिड होता है। अब अगर बात करें मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो इंडियन लॉ की भी मिस्टेक हो सकती है और फॉरेन लॉ की भी मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपने इंडियन लॉ की मिस्टेक की है तो उसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको लॉज का पता होना चाहिए था, ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल यानी कि वैलिड होगा। लेकिन अगर मिस्टेक आपने फॉरेन लॉ की है तो उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अगर ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ, जो कि है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके रिगार्डिंग बात करता है सेक्शन 11 कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि वो सक्षम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि मेजर है, साउंड माइंड का है और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। मेजर यानी कि जो पर्सन माइनर नहीं है, यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जिस पर्सन ने अपनी एज के 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो पर्सन मेजर है। या फिर जिस केस में गार्जियन अपॉइंटेड हैं उस कंडीशन में 21 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद उसे मेजर कंसिडर किया जाएगा। इसमें माइनर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर है वो 20,000 रुपीज के लिए अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है, यानी कि गिरवी रख देता है एक मनी लेंडर के पास जिसका नाम है ब्रह्मोदत्त। अब इस पे धर्मोदास घोष की मदर का कहना ये था कि जैसा कि जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम धर्मोदास घोष एक माइनर था, तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन इस पे ब्रह्मोदत्त यानी कि मनी लेंडर का कहना ये था कि जो अमाउंट धर्मोदास ने लिया है वो उसे रिस्टोर करे। तो इस पे कोर्ट में ये कहा गया कि धर्मोदास घोष को सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग कोई भी बेनिफिट्स रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक माइनर है।
सो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि क्योंकि ब्रह्मोदत्त और उसके एजेंट केदारनाथ को ये पहले से पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, स्टिल उन्होंने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसीलिए उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है साउंड माइंड, कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड का मतलब होता है कि कोई पर्सन जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सभी को वो प्रॉपरली समझ सकता है। यानी कि वो कैपेबल है उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली समझने के लिए, रैशनली जजमेंट फॉर्म करने के लिए और चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। और इसके अलावा इस सेक्शन का कहना ये भी है कि अगर कोई पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और वहीं इसके ऑपोजिट अगर कोई पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का रहता है लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड का है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि कॉन्विक्ट्स, एलियन एनिमी एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट की तरफ, जो कि है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में क्या मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है पर्पज, कि आपका पर्पज क्या है उस अग्रीमेंट को करने का। यानी अगर आप अग्रीमेंट करते हो रॉबरी के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। और अगर आप अग्रीमेंट करते हो किसी हॉर्स को खरीदने के लिए और बदले में एज ए कंसिडरेशन जो अमाउंट पे करना है उस अमाउंट की जगह आप उसे उतने अमाउंट का ड्रग्स देते हो, तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी। तो यही बताता है सेक्शन 23 कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे अगर उसमें ये पॉइंट्स नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को, कि अगर उस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने उसके लिए मना किया हुआ है, लॉ की नज़र में वो क्राइम है, या फिर वो ऐसे नेचर का है कि अगर उसे अलाउ कर दिया जाए तो वो डिफीट करेगा लॉ के किसी प्रोविजन को, या वो फ्रॉडुलेंट है कि आप फ्रॉड करने की इंटेंशन से किसी के साथ कोई अग्रीमेंट करते हो, या आपके अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसा है कि वो किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा सकता है, या फिर वो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो अगर इन सभी पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी किसी अग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में प्रेजेंट है तो वो अनलॉफुल कंसिडर किया जाएगा, और अगर किसी अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि वो पहले से ही लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 20, 24 टू 30, 36 एंड 56। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी को। सेक्शन 20, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जिसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मिस्टेक को डिस्कस करते टाइम, कि जहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक होती है वहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड होता है। देन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर उस अग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का कोई एक पार्ट भी अनलॉफुल है तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कई बार क्या होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए कई कंसिडरेशन होती हैं और एक कंसिडरेशन के लिए कई ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर उस अग्रीमेंट के कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट का वो अनलॉफुल पार्ट ऐसा है कि उसे सेपरेट किया जा सकता है तो उसे सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी कि जितना पार्ट अनलॉफुल था उतना ही अग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर उस पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में पूरा ही अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 25, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जनरल रूल तो यही कहता है सेक्शन 25 का कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होगा, अनइन्फोर्सिएबल होगा, आप उसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जब विदाउट कंसिडरेशन भी अग्रीमेंट वैलिड होता है, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वॉलंटरी कंपनसेशन और टाइम बार डेट। जब कोई अग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर और सन के बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई अग्रीमेंट होता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही वो अग्रीमेंट वैलिड होता है, जैसा कि वो अग्रीमेंट रिटर्न, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और नियर रिलेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है वॉलंटरी कंपनसेशन, कि जब आप किसी की वॉलंटरी सर्विस के बदले में उसे कुछ देने का प्रॉमिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए को पर्सन बी का गुम हो चुका पर्स मिलता है और पर्सन ए पर्सन बी को वो पर्स वापस दे देता है। तो यहाँ पे पर्सन ए ने पर्सन बी को वॉलंटरी सर्विस दी है, जिसपे पर्सन बी खुश होकर पर्सन ए से प्रॉमिस कर देता है कि वो उसे 100 रुपीज देगा। तो ये अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि पर्सन ए की वॉलंटरी सर्विस के रिगार्डिंग पर्सन बी उसे कुछ दे रहा है। अब अगर बात करें टाइम बार डेट की, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने किसी को कुछ अमाउंट उधार दिया जो कि उसने ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं किया, जिसमें कि लिमिटेशन पीरियड था 3 साल, कि ड्यू डेट के 3 साल बाद तक आप उसे कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकते थे। लेकिन अब 3 साल बाद वो टाइम बार्ड हो चुका है, अब आप उसे कोर्ट के थ्रू रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन टाइम बार्ड होने के बाद अगर वो पर्सन रिटर्न में आपसे प्रॉमिस कर देता है कि वो अमाउंट वो रिटर्न करेगा, तो अब आप उसे कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकते हैं अगर वो फिर से मना करता है तो, क्योंकि एक फ्रेश अग्रीमेंट शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है सेक्शन 26, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज।
मीन्स अगर आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो, किसी को शादी करने से रोकते हो या किसी की शादी करने के राइट पे लिमिट लगाते हो, तो ऐसे अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। कि आप किसी से अग्रीमेंट करते हो कि वो पर्सन पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा, तो ये अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी माइनर की शादी रुकवाते हो, किसी माइनर की शादी रोकने के लिए आप कोई अग्रीमेंट करते हो, तो वो अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 27, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कि अगर आप किसी को ट्रेड यानी कि व्यापार करने से रोकते हो, तो ये वॉइड माना जाएगा। कि आप किसी से कोई अग्रीमेंट करते हो कि वो पूरी लाइफ कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रेड वो पूरी लाइफ नहीं करेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में वो जिंदगी में कभी ट्रेड नहीं करेगा, तो ऐसे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स अग्रीमेंट। तो सेल ऑफ गुडविल को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो पर्सन ए पर्सन बी को अपना बिजनेस सेल कर देता है। तो जब भी हम किसी को अपना बिजनेस सेल करते हैं, तो उसके साथ में उस बिजनेस की गुडविल भी सेल होती है। तो अब अगर पर्सन बी पर्सन ए के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट करता है कि जो बिजनेस पर्सन ए का था, यानी कि पर्सन ए ने जो पर्सन बी को बिजनेस सेल किया है, सेम वैसा ही बिजनेस पर्सन ए उस लोकल लिमिट में 3 साल तक नहीं करेगा, तो ये एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। क्योंकि अगर पर्सन ए पर्सन बी को अपना बिजनेस सेल करके सेम बिजनेस सेम एरिया में शुरू कर देता है, तो फिर तो पर्सन बी को फायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए रीजनेबल टाइम एंड प्लेस के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना वैलिड है। हाँ, अगर पर्सन बी पर्सन ए के साथ में कोई ऐसा अग्रीमेंट करता है कि जैसा बिजनेस पर्सन ए ने पर्सन बी को सेल किया है, सेम वैसा बिजनेस पर्सन ए दुनिया के किसी भी एरिया में कभी नहीं करेगा, तो ये अपने आप में एक वॉइड अग्रीमेंट होगा। वहीं अगर बात करें पार्टनर्स अग्रीमेंट की, तो पार्टनर्स इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि किसी बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं वो साइड बाय साइड अपना कोई बिजनेस नहीं करेंगे, या फिर साइड बाय साइड वो कोई सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, या फिर अगर उनमें से कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप ब्रेक करता है, तो उसके बाद वो स्पेसिफाइड रीजनेबल टाइम एंड लोकल लिमिट में सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 28, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कि अगर आप इस तरह का कोई अग्रीमेंट करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में आप किसी तरह की कोई रोक लगाते हैं, कोई बाधा पहुंचाते हैं, तो वो अपने आप में वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और अपने पार्टनर के साथ आप अग्रीमेंट करते हैं कि चाहे हमारे बीच कितने भी डिस्प्यूट क्यों ना हो, लेकिन उस डिस्प्यूट को लेकर तुम कभी भी कोर्ट नहीं जाओगे, तो ऐसा अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड होगा। अब अगर बात करें इसके एक्सेप्शन की, जैसे कि आप किसी के साथ में कोई अग्रीमेंट करते हो कि जब भी कभी हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए पहले हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, तो ऐसे अग्रीमेंट वैलिड होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 29, अग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। तो वो अग्रीमेंट्स जिनमें क्लैरिटी ही नहीं होती, जिनमें मीनिंग ही अनसर्टेन होती है, वो वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी के साथ एक अग्रीमेंट करता है कि वो उसे 100 टन ऑयल सेल करेगा, लेकिन वो उसे यही नहीं बताता कि वो उसे कौन सा ऑयल सेल करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी ही नहीं है, यहाँ पे मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो इसीलिए ये अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 30, जो कि बात करता है वेजरिंग अग्रीमेंट्स की, यानी कि जुआ सट्टा शर्त वाले अग्रीमेंट्स, जो कि वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। तो ऐसे अग्रीमेंट्स जिनमें दो पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे वे एक फिक्स्ड अमाउंट या उस अमाउंट की वर्थ के इक्वल का कुछ देंगे, जो कि एक ऐसे इवेंट के लिए प्रॉमिस होता है जिसपे कि दोनों ही पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं होता और दोनों ही पार्टीज के हारने और जीतने के इक्वल चांस होते हैं, और ना ही दोनों पार्टीज का उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट होता है, बल्कि दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट में होता है जो जीतने के बाद उन्हें मिलने वाला है। मतलब ये एक तरह से गेम ऑफ चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए और बी एक दूसरे से 500 की बेट लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। अब अगर इन दोनों में से कोई एक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, तो दूसरा उसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि एक वेजरिंग अग्रीमेंट है, गेम ऑफ चांस है, तो इसीलिए ये वॉइड अग्रीमेंट है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन, स्किल कॉम्पिटिशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेक्शन 36, अग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट। कि कुछ करने ना करने के लिए जो अग्रीमेंट है वो डिपेंड करता है एक इम्पॉसिबल एक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी से एक अग्रीमेंट करता है कि अगर पर्सन बी पर्सन ए की डॉटर यानी कि सी से शादी कर लेता है, तो पर्सन ए पर्सन बी को 1000 रुपीज देगा। लेकिन ए की डॉटर सी तो मर चुकी है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉसिबल एक्ट है कि बी सी से शादी कर ले। तो यहाँ पे पर्सन ए ने पर्सन बी से जो प्रॉमिस किया है 1000 रुपीज देने का, वो डिपेंड करता है एक इम्पॉसिबल कंडीशन पे। जब वो कंडीशन पूरी होगी तब पर्सन ए पर्सन बी को 1000 रुपीज देगा। तो जब वो कंडीशन पहले ही इम्पॉसिबल है तो वो पूरी कभी होगी ही नहीं। तो ऐसे में ना तो कभी वो कंडीशन पूरी होगी और ना ही कभी पर्सन ए पर्सन बी को 1000 रुपीज देगा। तो ऐसे अग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है जो डिपेंड हो किसी इम्पॉसिबल कंडीशन पे। नेक्स्ट है सेक्शन 56, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर आप किसी से कोई अग्रीमेंट करते हैं कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए, तो वो अपने आप में वॉइड अग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि मैजिक से खजाना ढूंढ के लाओ, तो ये वॉइड अग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कि पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होनी चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सके, कि पार्टीज की ये ड्यूटी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वे अपना प्रॉमिस पूरा करें। कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट के द्वारा पूरा करा सकती है, क्योंकि जब एक पार्टी अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी के राइट्स का वायलेशन होता है।
कि दोनों पार्टीज की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो उसे कोर्ट के थ्रू पूरा कराया जाएगा। तो केवल वही अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होती है। जैसे कि कॉमर्शियल अग्रीमेंट्स में यूजुअली ये प्रिजम्पशन होती है कि पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, और जो सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली ये प्रिजम्पशन होती है कि पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसीलिए कॉमर्शियल अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। लेकिन अगर सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में भी पार्टीज ये प्रूव कर दें कि वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थी, तो उस कंडीशन में सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इस केस में एक हस्बैंड वाइफ जो कि सीलोन के रहने वाले हैं, वे अपने हॉलीडेज में इंग्लैंड चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन जब हॉलीडेज खत्म होते हैं और उन्हें वापस सीलोन जाना होता है तो वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से फिर वाइफ को एडवाइस दी जाती है कुछ दिन इंग्लैंड में ही रहने के लिए। लेकिन हस्बैंड को काम के लिए वापस सीलोन आना पड़ता है। तो आते वक्त हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि हस्बैंड हर मंथ वाइफ को 30 पाउंड सेंड करेगा एज अ मेंटेनेंस। लेकिन कुछ टाइम तक डिसाइडेड अमाउंट भेजने के बाद हस्बैंड वो अमाउंट भेजना बंद कर देता है, जिस वजह से फिर वाइफ केस फाइल कर देती है उस अमाउंट की रिकवरी के लिए। लेकिन जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसे डिसमिस कर देता है कि क्योंकि एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं होती, तो इसीलिए ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा। हाँ, अगर यही अग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड होता तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता कि पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थी और उस कंडीशन में ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो जाता।